हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ अगर नाक ना होती। इस पाठ के लेखक हैं गोपाल बाबू शर्मा। यह जो पाठ है एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस कहानी में लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का प्रयोग किया है। हमारे शरीर में नाक का विशेष महत्व होता है। नाक की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। इसके अलावा नाक की सामाजिक उपयोगिता भी होती है। तो इसी तथ्य को लेखक ने इस कहानी में हास्य के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चलिए आज पढ़ते हैं ये पाठ अगर नाक ना होती। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने के खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी, भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक बची रहे इसीलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाएगा तो फिर किसी के सामने कैसे नाक बचाएगा। यहाँ पर लेखक ने कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। तो अगर आप उन मुहावरों के अर्थ जानेंगे तो आपको ये पाठ में जो लेखक कहना चाहता है वो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेखक का कहना है कि कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती, क्योंकि लेखक चाहता है कि अगर हमारे शरीर में नाक नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। जीना मुहाल हो गया है क्योंकि जीवन कठिन हो गया है। नाक रखने के खातिर, नाक रखना भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है इज्जत रखना। यानी अपनी इज्जत रखने के लिए लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेकर भी ब्याह शादी में खर्च करते हैं। भात छोचक, भात होता है जब विवाह का अवसर होता है तो उस समय मामा के यहाँ से भेंट आती है, तो जिसको कहते हैं भात देना। और छोचक का अर्थ होता है कि जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी मामा के यहाँ से भेंट आदि आती है, तो उसको छोचक कहा जाता है। तो लोग अपनी इज्जत रखने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा कोई अवसर आता है कि शादी ब्याह है तो उस समय वो अंधाधुंध खर्चा करते हैं। यानी उनकी अगर हैसियत नहीं है उसके बावजूद वो खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। और अगर देखते हैं कि कोई पड़ोसी है जिसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है तो सिर्फ इज्जत के लिए वो अपने बच्चों को भी उसी में दाखिला दिलाते हैं, भले ही उनके पास उतने पैसे हों या ना हों। खरीदने की औकात ना होने पर, यानी उनकी ऐसी हैसियत नहीं होती, आर्थिक स्थिति नहीं होती, पर उसके बावजूद वो दूसरों का देखकर टीवी, फ्रिज, कूलर आदि खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर उनके पास नहीं है तो उससे उनकी नाक नीची हो जाएगी। नाक नीची होना यानी उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो उनका सम्मान कम हो जाए। तो लोग अपनी धाक जमाने के लिए, यानी अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए भी अपनी नाक ऊंची रखते हैं, यानी अपना सम्मान बना के रखते हैं। नाक बची रहे यानी आपकी इज्जत बची रहे, इसके लिए व्यक्ति क्या करता है कि वो आदमी खाकी वर्दीधारियों, यानी जो पुलिस हैं, इनकम टैक्स, आयकर अधिकारी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, या उनके जो दलाल होते हैं, उनकी भी पत्रम पुष्पम से पूजा करता है। पत्रम पुष्पम का अर्थ होता है फूल पत्ते, अर्थात तुच्छ सी जो भेंट होती है। अक्सर वो जो आप देखते हो कि लोग घूस देते हैं तो उसको देकर वो पूजा करता है। क्यों पूजा करता है? क्योंकि अगर वो कहीं पकड़ लिया गया किसी अपराध में तो क्या होगा, उसकी इज्जत कैसे बचेगी, कैसे वो अपनी नाक बचाएगा। फिर लेखक का कहना है
कि नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठकर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना पसंद करते हैं। तो लेखक ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया है कि नाक के कारण, यानी अपनी इज्जत के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नाक बहुत जल्दी कट जाती है, यानी सम्मान बहुत जल्दी चला जाता है और बिना किसी हथियार के ही नाक कट जाती है। और अपनी नाक के साथ साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है, अर्थात आदमी की अपनी इज्जत और अपना सम्मान तो होता ही है, पर हमारे ही सम्मान के साथ साथ हमारे पूरे खानदान का भी सम्मान जुड़ा होता है। तो इसलिए कभी अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है या कुछ गलत बात हो जाती है हमारे साथ, जैसे लड़का घर से भाग जाए या लड़की ने बिना इजाज़त की शादी कर ली है या आपके ऊपर किसी बात का झूठा इल्ज़ाम लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आपका ही अपमान होगा, इससे आपके पूरे खानदान का ही अपमान माना जाता है। तो इसलिए नाक बचाने के लिए, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, नाको चने चबाने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ लेखक ने इस बात को भी यहाँ पर कहा है कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य होता है कि जिसकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वो दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। यह भी एक सत्य बात है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सम्मान नहीं है या उसकी बेइज्जती हो जाती है या उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है कि वो अपमानित हो जाता है, तो वो यही चाहता है कि दूसरे वाले के साथ भी वैसी घटना घट जाए, यानी कि दूसरा वाला भी उसी तरह से अपमानित हो जाए जिससे कि वह उस व्यक्ति को कुछ कहने ना पाए। आगे लेखक ने फिर स्पष्ट किया है, मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुखाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। इस पैराग्राफ में लेखक ने नाक की बुराइयों के बारे में बताया है कि किस तरह से नाक हमारे लिए बुरी होती है। तो बुरी हमें कब लगती है? जब मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती आपके गले में आकर पड़ जाना। जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान का मुहावरे का अर्थ होता है ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो उस समय जब आपको जुकाम हो जाता है तो उस समय आपको ये बहुत बुरा लगता है कि ज़बरदस्ती जुकाम आपको हो गया है और उसने आपकी नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना यानी वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देता है। और नाक उस समय भी सबसे ज़्यादा बुरी लगती है जब वो कोई शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हों और उसी समय छींक मार देती है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उस समय छींक नहीं मारनी चाहिए। अगर किसी ने छींक दिया है तो माना ये जाता है कि आप जिस कार्य के निकल रहे हैं या जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कार्य आपका पूरा नहीं होगा। तो इससे लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं। और लेखक ने भी कहा कि वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर लोग उन्हें अकेली देखना चाहते हैं। क्योंकि नाक है तभी तो छींक आएगी आपको, लेकिन तब भी लोग चाहते हैं कि नहीं, वो नाक अलग रहे और छींक अलग रहे। तो एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, यानी कुछ लोग हैं उसको बुरा मानते हैं,
उससे परेशान होते हैं। पर कुछ लोग क्या है, उन लोगों की आदत ही होती है कि नाक में फुरेरी, फुरेरी कहा जाता है एक, जैसे आपने कोई सींक ले ली हो या रुई ले ली हो, उसको डालते हैं नाक में जिससे कि आपको छींक आए। या फिर नस्वार, नस्वार एक तरह से पदार्थ होता है, इसे सूंघनी कहा जाता है, वो उसको भी अगर आप नाक में डालते हैं तो आपको छींक आती है। तो कुछ लोगों को इसका शौक होता है या आदत होती है कि वो नस्वार डाल के जानबूझकर छींकते हैं। इसके अलावा लेखक ने ये भी कहा है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वो अपनी सारी हेकड़ी यानी जो उसकी अकड़ है, हेकड़ी का अर्थ होता है अकड़, वो भूल जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई काम है, किसी के साथ आपका काम फंसा हुआ है, तो क्या होता है, अगर आप जो अकड़ होती है आपके अंदर, वो सब कुछ आप भूल जाते हैं और एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ते हैं, क्योंकि मिन्नतें करते हैं। नाक रगड़ना यानी मिन्नतें करते हैं, खुशामद करते हैं। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आप लोगों से मिन्नतें करते हैं या खुशामद करते हैं। और उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों से बदला लेना चाहते हैं या दूसरों को किसी से ईर्ष्या होती है, तब भी वो इस तरह का मौका देखते रहते हैं कि कब वो ऐसा कोई काम कर दें जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उनकी मिन्नतें करने लगे या उनकी खुशामद करने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बस बस भीभत्स रस आ टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना रहा हो। यहाँ पर भी हास्य के माध्यम से लेखक ने नाक की बुराई बताई है कि ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आप हमेशा खुश रहोगे, हंसोगे गाओगे। कई बार ऐसा अवसर आता है कि जिस समय आपको रोना भी पड़ता है। तो रोते समय आँख से, जब कई बार होता है ना, जब हम आँख रोना शुरू करते हैं तो नाक से भी, आँख से तो आंसू बहते ही बहते हैं पर नाक से भी पानी निकलता रहता है। तो अगर आप आँखों से पानी पोंछते हैं तो लोगों को लगता है कि आप कितने दुखी हैं, करुण रस है। लेकिन जैसे ही आपने वो नाक पोंछा तो लोगों को उससे बीभत्स रस यानी कि घृणा होने लगती है, वो गंदा लगता है लोगों को, तो वो यहाँ पर बीभत्स रस आ जाता है। और ये भी लेखक ने कहा है कि नारी तो चलो नाक पोंछने का काम साड़ी से पल्लू दुपट्टा लिया, उससे संभाल लिया, पर उस बेचारे पैंट वाले मर्द का क्या होगा, यानी जो व्यक्ति पैंट पहन रहा हो, उसने रुमाल ना रखा हो, तो वो कैसे अपनी नाक पोंछे। आगे लेखक कहते हैं कि गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। गुस्सा भी लोगों की नाक पे रखा रहता है, यानी बहुत जल्दी लोग क्रोधित हो जाते हैं। और कुछ जरा सा कहा नहीं कि बिना बात में वो नाक फुला लेते हैं, यानी बिल्कुल ही आपसे वो नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनके गुस्सा बिल्कुल, जरा सा आपने कुछ कहा नहीं कि वो तुरंत गुस्सा आ जाता है, और कुछ कहो या ना कहो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। लेखक ने आगे स्पष्ट किया है कि नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे नकली नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़ दे तो सिकोड़ता रहे। क्योंकि लेखक ने अभी जैसे इसके पहले पैराग्राफ में कई सारी कमियां या बुराइयां बताई हैं, पर लेखक का मानना है कि उन बुराइयों से ज़्यादा नाक में अच्छाइयां हैं। इससे जिसकी नाक नहीं होती यानी सम्मान नहीं होता, वो नकली नाक लगाने यानी सम्मान, किसी न किसी तरह से वो अपना सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और चाहे दूसरा इस पर कोई नाक बहुत सिकोड़ता है तो सिकोड़ता रहे, यानी कोई बुरा किसी को लगे तो लगने दो। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी सूरत देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान क्या कहीं शोभा देता है। लेखक ने यहाँ पर ही बताया है कि हमारे लिए नाक का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी चेहरे पर भी, और वैसे भी नाक का अगर हम दूसरा अर्थ लेते हैं सम्मान होना, तो वो भी बहुत आवश्यक है इस समाज में रहने के लिए।
तो नाक के लिए यहाँ पर लेखक ने कई सारी उपमा दी हुई है कि नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना इनकी नाक बहुत लंबी होती है, या चिलगोजी जैसी छोटी, कुछ लोगों की नाक बहुत छोटी होती है, तो चिलगोजा एक बीज होता है तो उसका छोटा सा बीज होता है तो उसके जैसी छोटी हो। चोथ जैसी चपटी, यानी एकदम बिल्कुल कुछ लोगों की नाक ऐसी होती है बिल्कुल चपटी सी होती है तो उसको चोथ के तुलना दी की गई है। अथवा पकौड़े जैसी मोटी, पकौड़े जैसे फूले फूले से होते हैं, कुछ लोगों की नाक ऐसी भी होती है। तो लेखक का मानना वो चाहे जैसी हो लेकिन नाक तो ज़रूर होनी चाहिए। और ये भी लेखक का कहना है कि जिसकी कोई नाक ना हो तो उसको कोई सूरत भी देखना पसंद नहीं करेगा बल्कि डरेगा। आप भी सोचिए अगर किसी के चेहरे पर नाक ना हो तो कैसा अनुभव होगा। और भला बिना छज्जे के मकान कहीं शोभा देता है, यानी आपने अगर कोई घर बनाया है तो उसमें अगर आपने शेड नहीं डाला है तो वो घर अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही अगर आपके चेहरे पर नाक नहीं है तो आपका मुंह अच्छा नहीं लगेगा। नाक हो और सुंदर हो तो सोने पर सुहागा है। इसलिए कवियों ने नखशिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। लेखक ने आगे कहा है कि अगर आपकी नाक है और वो सुंदर है तो वो बिल्कुल ही सोने पर सुहागा है, यानी कि अच्छाई पर और अच्छाई है। तो इसीलिए कवियों ने भी नाक पर बहुत वर्णन किया। तो इसे नखशिख वर्णन का अर्थ होता है नाखून से लेकर सिर तक, क्योंकि कई सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने जो कविताएं लिखते हैं तो वो नायिकाओं का जो वर्णन करते हैं तो उनके नाखूनों पर, सिर पर, कमर पर, तो इन सब चीज़ों का जो वर्णन किया है तो उसमें नाक का भी काफ़ी वर्णन किया है। और उसको नाक में जैसे पहनते हैं, नथ पहनी जाती है, नथुनी, लौंग, बुलाक, ये सारे आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं, तो उससे भी उसे सजाया है। इसके साथ ही साथ जो मध्यकालीन काव्य था उसमें नायिकाओं की जो नाक थी उसके लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। उपमाएं यानी कि उनकी बहुत सी तुलना की गई है। किस किस से तुलना की गई है? नाक को चंपे की कली के समान बताया गया है, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया, यानी कि जो सुंदर नाक है वो कैसी है? चंपे की कली के समान है, तिल के सुगंधित फूल के से बनी हुई है, और उसकी जो नोक है या नुकीली सी जो नाक है वो तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है। एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है, क्योंकि लेखक खुद भी कह रहा है और इसके साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ठीक है उसकी तिल चंपे के फूल से की उपमा, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित बताया, तलवार की धार के समान बताया, लेकिन कई सारे कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से दी है। अब आप खुद सोचिए तोते की चोंच कैसी होती है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी के चेहरे पर चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नज़र आएगी। क्योंकि अगर आप तोते की चोंच देखो तो कैसी होती है, आगे की ओर थोड़ी सी झुकी हुई होती है। तो अगर आप खुद थोड़ी सी कल्पना करो कि अगर आप किसी नायिका की नाक या किसी की भी नाक के बारे में सोचो तो अगर वो नाक लंबी सी हो और आगे की झुकी हुई हो तो वो कैसी लगेगी? अजीब सी नाक लगेगी। लेकिन कवियों ने उसकी तुलना की है। तो लेखक का कहना है कि जब वो क्लास में ऐसा पढ़ाता है इस तरह की बातें कि नाक की उपमा कवि ने तोते की चोंच से दी है तो उसके हाथ के तोते उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल ही घबरा जाता है और उसके मन में बड़े अजीब से भाव आते हैं कि ऐसी नाक किसी के चेहरे में क्या चार चांद लगाएगी, क्या उसका सुंदरता बढ़ाएगी, या ऐसी लगेगी कि इसे दीवार में उल्टा हुक लगा दिया गया हो। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को स्तुवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर भी लेखक ने अन्य
कहानियों और उपन्यासों में नाक को क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में बताया है कि उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा, सुतवा यानी बहुत पतला लंबा नाक, लंबी नाक कही जाती है। और जो नाक ऊंची और दीर्घ होती, बड़ी होती है, उसको कहते हैं कि उसकी तुलना करते हैं कुल्हाड़ी के साथ। और जो छोटी और सुंदर सी होती है तो उसकी तुलना की जाती है कि भेड़ की तरह उसकी नाक है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक ने नाक और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो बता रहे हैं। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। नाक कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सा पाट नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। यहाँ पर लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो नाक है वो हमारे शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। और इसका उन्होंने वर्णन भी किया कि ये बात कैसे सिद्ध हो सकती है कि अगर हम कहीं लेटते हैं, अगर आप सीधे चित्त यानी पीठ के बल अगर आप लेटे हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाथ, पाँव, आँख, मुंह, कान सब कुछ नीचे हो जाएगा, पर नाक ही है जो आपके शरीर में सबसे ऊपर रहती है। इसके साथ ही साथ लेखक ने ये भी बताया कि अगर आपकी आँख आ जाए, यानी आँख में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आँख में कोई परेशानी आ जाती चली जाती है तो उसमें आप आँख पर काला चश्मा लगा लेते हैं। कान अगर कट फट जाता है, यानी कान में अगर कुछ परेशानी हो गई, कटा है या उसको शेप खराब हो गई है, तो उसको कंटोपा यानी टोपी जैसा पहनकर उसे छिपा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नाक कट जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपको तो चेहरा बिल्कुल रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट हो जाएगा, क्योंकि नाक ही है आपके चेहरे में, मुंह पर जो ऊपर उठा हुआ है। तो अगर वो हट जाएगा तो कैसा होगा? एकदम सपाट या चक्की का सा पाट। चक्की जो हम गेहूँ या धान को पीसते हैं तो एक चक्की सी होती है, गोल होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं पत्थर के, तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, तो वैसा ही आपका मुंह लगेगा। हालांकि लेखक का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं, परंतु ये इतना ज़्यादा महंगा है कि बड़े से बड़े नक्कुशाह यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझने वालों को भी नानी याद आ जाएगी, यानी वो उनका भी संकट देखकर बिल्कुल ही हौसला पस्त हो जाएगा, यानी वो भी बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। नानी याद आ जाना कि वो कैसे करेंगे इतना खर्चा। लेखक ने आगे कहा है कि कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बसती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में भी भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती। इस पैराग्राफ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, यानी वो किसी को भी अवसर नहीं देते और वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देना यानी बहुत घमंडी होना। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। नक्कारे सी बजना, नक्कारा होता है जो युद्ध के समय बाजे जोर जोर से बजाए जाते थे तो उनको नक्कारा कहते हैं। तो वो नाक, कुछ लोग सोते हैं ना तो नाक से बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नाक के नीचे कुछ भी होता रहे। नाक के नीचे कुछ होना अर्थात उनके सामने ही कुछ होता रहे पर उन्हें कुछ भी असर नहीं होता। वो जानबूझकर या अनजाने में ही उन सारी चीज़ों को वो देखते नहीं हैं और
उनके नीचे उसको कोई खबर नहीं पड़ता, वो दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर बने रहते हैं। और ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं होती जो दूसरों को नाक नचाते हैं। नाक नचाना यानी परेशान करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं समाज में जो दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। और किसी की नाक पर दे मारना, नाक पर दे मारना यानी बिल्कुल उसे घायल कर देना या उसे परेशान करना, ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं होती। और वो लोग अपने आप को अपनी शान समझते हैं कि हमने किसी दूसरे को परेशान कर दिया। और कुछ लोग सचमुच नाकदार नहीं होते। नाकदार नहीं होना यानी कि सम्मानित नहीं होते या उनका कोई इज्जत नहीं होती, पर बनते हैं, पर वो दिखावा करते हैं कि नहीं वो बहुत बड़े आदमी हैं। खैर जो भी हो, लेखक का मानना है कि नाक के रहने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि अगर नाक नहीं होती तो हम खुशबू और बदबू कैसे पहचानते? नाक अगर ना हो तो हम कैसे पता करते कि चंदन की खुशबू है, कपूर है या इत्र है, फुलेल है? इन सब हमारे लिए इनका सबका कोई महत्व नहीं होता। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि असली हींग क्या है और देसी घी की पहचान क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको हम सूंघ कर पता करते हैं। तो अगर वो नाक नहीं होती तो हम उसे कैसे पता कर पाते? आगे लेखक ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया है कि आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें, यह कहाँ तक ठीक है? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं, उनका स्वभाव है एक दूसरे को, मतलब लड़ने, आंखें लड़ना मतलब किसी एक दूसरे से आंखों आंखों में से बात हो जाती है, किसी से मिलकर आंखों से ही आप किसी के साथ दोस्ती कर लेते हो। तो कहती हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर वो आपस में ही लड़ने लगें तो कहाँ तक ठीक है? या आपकी नाक ही है जो दोनों आंखों के बीच में होती है, वो रोकती है, नहीं तो पता चले कि दोनों आंखों ने लड़ाई कर ली और आपस में वो ख़त्म हो गई। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है, कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है, और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत बढ़ रही है। क्योंकि आजकल जो नज़रें हैं उनमें अंतर आता जा रहा है, क्योंकि कहीं लोग नज़र उठा के देखते हैं, कभी नीचे गिरा रहे हैं, कहीं गड़ा के देखते हैं। तो मतलब जो आजकल आँखों की कमज़ोरी होती जा रही है वो भी कई इसकी वजह से चश्मों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। तो आजकल लोग चश्मा भी बहुत लगा रहे हैं क्योंकि आंखें लोगों की कमज़ोर हो रही हैं। तो चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का, अगर यह नाक ना होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। क्योंकि जब हम चश्मा भी लगाते हैं तो चश्मा लगाने का भी कई कारण होता है। कई बार हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं तो इसलिए हम चश्मा लगाते हैं। कई बार हम किसी से नज़रें चुराते हैं, यानी किसी के सामने नहीं पढ़ना चाहते या किसी से हम सीधे बात करना नहीं चाहते तो भी चश्मा लगा लिया। धूप से बचने के लिए भी चश्मे लगाते हैं। कई बार ये है कि हमने चश्मा लगाया, हम किसको देख रहे हैं वो हम दूसरों को पता नहीं चलता। तो कई सारे तरीक़ों को से बचने के लिए हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो लेखक का कहना है कि अगर ये नाक नहीं होती तो हम ये चश्मा कहाँ लगाते, क्योंकि नाक ही तो चश्मे का स्टैंड है, उसके ऊपर ही तो चश्मा रुका होता है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर सूर्पनखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। सिर और मुख के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ पर लेखक ने नाक के कारण ही जो पुराणों में या जो कथाएं हुई हैं उसमें कई सारी घटनाएं घटी हैं जिसका कहीं ना कहीं कारण नाक ही थी। नाक अर्थात इज्जत था। तो उसका यहाँ पे वर्णन किया है कि जो सीता का हरण किया गया था और रावण को मारा गया, उसके पीछे सिर्फ कारण क्या था कि लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट ली थी। तो सूर्पनखा ने जब जाके अपने भाई रावण को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब रावण ने सीता का हरण किया और उसकी वजह से युद्ध हुआ था। और उसी तरह से महाभारत में भी, उसमें भी कहानी थी, आपने पहले सुनी होगी कि महाभारत में
जब युधिष्ठिर को 5 गांव मिल गए थे तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक महल बनाया था और उस महल में सभी को उन्होंने आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर दुर्योधन भी गया था और वो महल ऐसा बना था कि जहाँ पर जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल दिखाई देता था। यहाँ वहाँ पता नहीं चलता था कि वहाँ पर पानी है या सूखा है, या सूखा है या पानी है, तो पता नहीं चलता था। तो वहाँ पर जब दुर्योधन गया तो पता चला, जब उससे लगता है कि वहाँ पे सूखा है तो आगे चलता है तो पता चलता है वहाँ पानी था, वो गिर जाता है। तो ये देखकर द्रौपदी ने हंसा था वहाँ पर कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो ये बात दुर्योधन को बहुत अपमानजनक लगी थी, तो जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भी वो एक कारण था। और लेखक ने फिर आगे स्पष्ट किया है कि सिर और मुंह के बीच में नाक कटलेट की भांति होती। कटलेट का शेप पता है आपको, लंबा सा, थोड़ा सा गोल सा, तो वैसे ही हमारी नाक होती है। पर हकीकत क्या है कि इसको हम खा नहीं सकते, क्योंकि लोग चाहें तो किसी का सिर खा सकते हैं, ये भी मुहावरा है। दिमाग और खोपड़ी चाट लेते हैं। भाई अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरे को परेशान करते हैं, बेवजह की बकवास करते हैं, तो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना दिमाग चाट गया मेरा, खोपड़ी चाट गया, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई कभी कुछ नहीं कहता कि किसी ने मेरी नाक खा ली या नाक चाट ली। अगले पैराग्राफ में नाक की उपयोगिता के और भी बारे में लेखक ने बताया है कि नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। तो उच्छ्वास और निश्वास यानी जो हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, सांस लेते हैं और निश्वास का मतलब निकालते हैं, तो वो हम कार्य मुख से ही ले सकते, मुख से भी कर सकते हैं। पर जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे प्राणों का आधार है, क्योंकि अगर हमारी सांस नहीं चलती तो उसका मतलब हमारे प्राण नहीं है, तो उसका साधन है सांस लेने का नाक है। तो इसलिए वो नाक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नाक ही नहीं होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे। इसके अलावा क्या होता है, नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है और नकसुरा कहलाता है। अपने कई बार आपने सुना होगा कुछ लोगों की आवाज़ ना ना करके आती, नी नी करके, तो यानी उन्हें कहा जाता है कि वो नाक से बोल रहे हैं, नकसुरा हो गए हैं। तो वो भी नाक में आपकी अगर गड़बड़ी होती है, यानी कि आप नाक दबा के बोलते हैं, तो आपकी आवाज़ वैसी ही निकलती है। इसके अलावा भी नाक के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, वो लेखक ने इस पार्ट में समझाया है कि नाक हीटर का भी काम करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने नाक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताया है कि नाक हमारा हीटर की तरह से काम करती है, क्योंकि जो बाहर की जो ठंडी हवा होती है या जो हम सांस लेते हैं वो ठंडी है, तो वो जब हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करती है तो नाक के माध्यम से रास्ते से जब जाती है तो वो गर्म हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा शरीर को ठंड नहीं लगती। इसके अलावा एक दूसरा भी है, आजकल जानते ही हैं आप लोग कि चारों तरफ पर्यावरण प्रदूषण है, तो उसमें भी प्रदूषण में भी बहुत सारे छोटे छोटे हवा में कण होते हैं, जो अगर वो हमारे नाक तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। पर वो फेफड़ों तक हमारे ना जाएं, इसके लिए वो नाक ही रोकती है। क्यों? क्योंकि नाक में आपने देखा होगा कि बाल होते हैं, तो वो जो नाक में बाल उगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सांस जब हमारी अंदर जाती है तो उसमें वो जैसे छन्नी होती है और झाड़ू जो होते हैं वो रोज चीज़ों को रोक देते हैं, तो वैसे ही वो नाक के बाल भी उन छोटे छोटे कणों को शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए रोक देते हैं। आगे लेखक ने बताया है कि बहुत सारे लोग अपना मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं, और इसीलिए कि बहुत नाक की बाल बनना यानी बहुत प्रिय बनना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बॉस की या जो अपने हेड होते हैं उनके लिए बहुत प्रिय बन जाते हैं। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाने, आँख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि का मुहावरा प्रचलित है,
दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों ना हो, उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना ही पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इससे मुहावरे बहुत सारे प्रचलित हैं। सिंगट्टा दिखाना यानी किसी कार्य को करने के लिए मना कर देना। आंख दिखाना यानी गुस्सा होना। दांत दिखाना यानी दीनता प्रकट करना। पीठ दिखाना यानी आप किसी से हार स्वीकार कर लेना। तो इस तरह के बहुत सारे मुहावरे प्रचलित हैं, पर नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है कि आपने किसी के साथ नाक दिखाई यानी किसी से पीछे हटे। पर हाँ, लेखक का मानना है कि अगर नाक बीमार पड़ जाए यानी आपको जुकाम हो जाए या कोई और ऐसी कोई परेशानी आ जाए, तो आप भले ही कितने नक्कू क्यों ना हो, नक्कू होना यानी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी क्यों ना समझते हो, लेकिन आपको मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें लेखक ने नाक से संबंधित कई सारे मुहावरों का प्रयोग करके ये कहानी लिखी है। तो आपको ये पसंद आई होगी और इसमें इस लेखक ने जो कहना चाहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।